हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइप डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज इजी नोट्स के सेकंड पेपर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पर हैं इजी नोट्स एमपीसी 002 के, जो कि आपका सब्जेक्ट है सेकंड पेपर लाइफ स्पैन साइकोलॉजी। इस नोट्स को स्टार्ट हम करेंगे आज। फर्स्ट वीडियो है ये इस सीरीज़ का, जो कि सेकेंड पेपर के लिए सीरीज़ है। फर्स्ट पेपर के सभी वीडियोज़ आप देख चुके होंगे। प्रीवियस वीडियोज़ की हेल्प से आपने फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर लिया होगा, आई एम श्योर। और अब हम सेकंड पेपर आज स्टार्ट करेंगे। इसमें इस पेपर को बिगिन करने से पहले इसके बारे में कुछ खास बातें मैं आपको बता दूं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जाननी आपको बहुत ज़रूरी है। ये जो पेपर है ये काफ़ी इजी एग्जामिनेशन होता है, इसका काफ़ी इजी क्वेश्चन पेपर आता है। और जो इसके क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स लिखना भी बहुत ईजी होता है, क्योंकि नाम ही पेपर का ऐसा है, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। तो आपके जीवन से जुड़ी हुई जो भी आपका अपग्रेडेशन होता है लाइफ में, जिस तरह से आपका डेवलपमेंट होता है इन ऑल द एरियाज़, ऑल एस्पेक्ट्स, सभी को आपको कवर करते हुए एग्जामिनेशन में लिखना होता है। तो इजी टू अंडरस्टैंड है। इस पेपर को आप मिस मत कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि सेकंड पेपर छोड़ देंगे, तो छोड़ने वाला जैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट है ही नहीं। तो मेरे साथ आइए, इस पेपर को आज आप शुरू करिए। और पहले हम देखेंगे इसका इंडेक्स क्विकली। वैसे तो मैंने आपको सैम्पल नोट्स में दिखाया था, लेकिन फिर भी एक बार और देखेंगे हम। यहाँ पर जो हमारा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने टेबल ऑफ कंटेंट्स खुल गए हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे और ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, ये 4 टॉपिक्स जो हैं इनको कवर करेंगे आज के वीडियो में। और उसके बाद इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। यह इस पेपर के जो हमने इजी नोट्स बनाए हैं उसकी खास बात ये है कि आपको जो टॉपिक्स दिखेंगे वो अगेन आपके बुक के ब्लॉक्स के सीक्वेंस में है, यूनिट के सीक्वेंस में है, फर्स्ट पेपर की तरह। इसके अलावा यहाँ पर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के फेजेस होते हैं ना, वो भी उसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो पहले हम जानकारी लेंगे थोड़ी कि ग्रोथ डेवलपमेंट होता क्या है, फिर प्री नेटल, इन्फेंसी, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ और भी अलग से टॉपिक्स भी हैं, उन्हें हमने लास्ट में कवर किया है, आइए एक बार देख लेते हैं। कुछ थ्योरीज हैं डेवलपमेंट की, तो उन्हें एक साथ रखा है, चाहे वो किसी भी आपके कैटेगरी में फॉल होती हों, लेकिन उनको एक साथ रखा है हमने। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे मिडिल चाइल्डहुड, इंटेलेक्चुअल लर्निंग डिसेबिलिटीज़, एडोलेसेंस, ऐसे करते हुए हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो कवर होंगे। और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं टाइमली, तो आप समझ लीजिए अपनी बुक को आपने 90% कवर कर लिया। सेकंड पेपर में काफ़ी टॉपिक्स हैं, 42 टॉपिक्स हैं। और आपने अपनी बुक्स, जो आपकी इग्नू की बुक्स होती हैं ना, उनको स्टूडेंट्स पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी लेंदी लगती हैं, कंटेंट में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। तो उन्हीं का ये शॉर्ट वर्जन है इजी नोट्स। अगर आपने इन्हें पढ़ लिया तो फिर बुक्स को आपको देखने की, खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड लाइफ स्पैन डेवलपमेंट से। मैं अपने जो पढ़ाने की स्पीड है उसको थोड़ा थोड़ा स्लो ही रखने वाली हूँ। नॉर्मली आप लोगों ने मुझे काफ़ी स्पीड में बोलते हुए देखा है, तो अभी वॉल्यूम और स्पीड दोनों का मैं ध्यान रखते हुए चल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं थ्रोट इन्फेक्शन से सफ़र कर रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा पेन और इन्फेक्शन की वजह से परेशान रही हूँ। तो इसी वजह से आप लोगों के वीडियोस बार बार रुक जा रहे हैं। तो मुझे डॉक्टर ने स्पेशली एडवाइस किया है कि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको अपना वॉल्यूम और अपनी स्पीड दोनों को ध्यान में रखते हुए करना होगा, वरना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, आप लोगों की क्लासेस रुके और ये चैनल पर भी जो चीज़ें चल रही हैं वो स्टॉप हो। चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये 2 टॉपिक आपको एज एन इंट्रोडक्शन भी पता होने चाहिए, क्योंकि नहीं पता कि किस चीज़ के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होते हैं। ये दोनों मिलकर आपस में एक शॉर्ट नोट भी बनाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाते हैं 6 मार्कर में। अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंसेस आ गए तो भी आपको लिखने होंगे। ग्रोथ की बात जब हम करते हैं तो ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव फिजिकल चेंज को दिखाता है। जैसे हर पर्सन की बॉडी ओवर टाइम चेंज होती है। जब आप छोटे थे उसके बाद आपकी ग्रोथ हुई बॉडी में, हम कहते हैं ना बॉडी में ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ हमेशा कुछ ऐसी चीज़ों को बताता है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जो क्वांटिटेटिव होते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज को ऑब्जर्व किया जा सकता है। इट इंक्लूड्स इंक्रीजेज इन हाइट, वेट, साइज ऑफ ऑर्गन एंड अदर मेजरेबल बॉडली फीचर्स। जितने भी हमारे बॉडी के ऐसे फीचर्स हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, वो सभी हमारी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रोथ इज़ मोस्ट रैपिड ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड एडोलेसेंस। ये बचपन में आपने देखा है ना, जब छोटे बच्चे को भी हम देखते हैं, उससे कुछ सालों के बाद मिलते हैं तो कहते हैं अरे कितनी जल्दी बड़ा हो गया है। तो ये होता भी है कि इन्फेंसी और एडोलेसेंस में सबसे ज़्यादा बच्चे की ग्रोथ होती है, और अडल्टहुड तक आते आते फिज़िकल ग्रोथ की स्पीड कम हो जाती है। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये भी समझने वाली बात है कि ग्रोथ क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें जेनेटिक्स का अपना रोल रहता है,
न्यूट्रिशन का अपना रोल रहता है, हेल्थ का भी अपना रोल रहता है। ग्रोथ फिजिकल चेंजेस पे लिमिटेड है और जनरली ये विजिबल होती है, देख सकते हैं आप, बाहरी तौर पर आपको नज़र आएगा कि पर्सन की ग्रोथ हो रही है, बच्चा ग्रो कर रहा है या नहीं, ये बाहरी तौर पर आप देख पाते हैं। इट इज़ मेजरेबल ऑल्सो। इट टिपिकली फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न बट कैन वेरी इन रेट अक्रॉस इंडिविजुअल। ज़्यादातर हम देखते हैं कि क्लास में एक ही हाइट के बच्चे होते हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं कि क्लास के बच्चों का वेट लगभग लगभग बराबर होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे उस रेंज को थोड़ा सा आगे या पीछे हो सकते हैं। जैसे अगर एक क्लास में नॉर्मली बच्चों का वेट 37 केजीज़ है, तो वहाँ पे हो सकता है कि कोई बच्चा 25 केजीज़ का हो, 29 केजीज़ का हो, तो ये बड़ा डिफरेंस दिखा रहा है। या फिर ओवर वेट हो, उधर 48 उसका केजीज़ में वेट हो, तो ये फिर उसके संग कुछ ना कुछ इशू है, वो एक अलग केस हो जाता है। लेकिन जनरली ये एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न, यानी आप प्रिडिक्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो है वो इस उम्र का बच्चा होगा। जैसे कोई छोटे बच्चे आपने देखे हैं, तो अक्सर जिनको आइडिया होता है, टीचर्स की खास तौर पे मैं बात करूँ, या जो मदर्स होंगी, वो छोटे बच्चे को देख के बता देंगी ये कितने साल का है। तो क्यों? क्योंकि वो एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न, वो उसी एटमॉस्फेयर में रहते हैं, इसलिए उस चीज़ को बता पाते हैं। तो इतनी बातें हो गई ग्रोथ के बारे में। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट इससे थोड़ा अलग होता है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट रेफर्स टू द क्वालिटेटिव चेंज। क्वालिटेटिव चेंजेस मतलब वो चेंजेस जिनमें क्वालिटी होती है, यानी क्वालिटेटिव लेवल पर मेजर किया जा सकता है। उन्हें क्वांटिफाई भले ही ना किए, नंबर्स में भले ही ना बता पाएँ। जैसे कोई पर्सन कितना इंटेलिजेंट है, ये उसकी क्वालिटी है। हम ये नहीं कह सकते कि वो 12 केजी इंटेलिजेंट है ना। बात ही अजीब लग रही होगी सुनने में आपको, बात है भी अजीब, और मैं कह भी इसी ले रही हूँ तो आपको, ताकि आपको लगे कि अजीब है। तो क्वालिटेटिव चेंजेस वो होंगे जो हमारे साइकोलॉजिकल टाइप के होंगे, इमोशनल होंगे। कोई कितना खुश है, कोई कितना सोशल है, कोई कितना इमोशनली एक्टिव है, ये सब आप क्वांटिटी में नहीं बता सकते। इनको बताने के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव होना पड़ेगा, और वही जब ये चेंजेस होते हैं किसी पर्सन में, तो वो उसके डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं। यहाँ पे स्किल्स में होने वाले प्रोग्रेशन सच एज थिंकिंग, रीजनिंग, लैंग्वेज, इमोशनल रेगुलेशन, सोशल इंटरेक्शन, ये सब डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं। डेवलपमेंट इज कॉन्टीन्यूअस, लाइफ लॉन्ग एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। अभी हमने जब बात की थी तो वहाँ पे केवल बायोलॉजिकल पर लिमिटेड कर दिया था, पर इसमें भी बायोलॉजिकल आ रहा है, यानी डेवलपमेंट में भी बायोलॉजी का अपना रोल है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी रोल है। Unlike growth, development includes cognitive and behavioral changes that may not be directly measurable. यहाँ पे जो changes होते हैं वो behavior की फॉर्म में नज़र आते हैं, कॉग्निटिव लेवल पर दिखाई देते हैं। जैसे कोई पर्सन कितना इंटेलिजेंट है या कितनी अच्छी उसकी पर्सनैलिटी है, वो दिखेगी इन टर्म्स ऑफ देयर बिहेवियर, जैसा वो बिहेव करेंगे उस तरह से नज़र आएगी। दे मे नॉट बी डायरेक्टली मेजरेबल, लेकिन बिहेवियर परफॉर्मेंस से नज़र आ जाते हैं। ये पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, रिलेशनशिप, इन सबको इम्पैक्ट करता है। एक छोटी सी पिक्चर है जिससे आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझने में बहुत आसानी होगी। इस तरह की कोई इमेज आप बना सकते हैं एग्जाम में। अब आप सोचेंगे कि नहीं, हम इतने बड़े पिक्चर्स नहीं बना सकते, तो आप एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, राइट। तो ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम हाइट, वेट, अपीयरेंस, इनमें चेंजेस नोटिस करते हैं। लेकिन डेवलपमेंट में कॉग्निटिव लेवल पर, मोटर लेवल पर और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर चेंजेस होते हैं। बात करते हैं कि एरियाज़ क्या हैं, मेजर एरियाज़ ग्रोथ और डेवलपमेंट के। फिज़िकल डेवलपमेंट, फिज़िकल डेवलपमेंट जो होता है वो बॉडी में चेंजेस दिखाता है, बॉडी साइज़ में, शेप में, फिज़िकल एबिलिटीज़ में। तो यहाँ पे ग्रोथ किस में नज़र आती है, हाइट और वेट में, और डेवलपमेंट किस में नज़र आता है, मसल्स, मोटर स्किल्स एंड कोऑर्डिनेशन में। अब कोई पर्सन, अगर छोटा बच्चा है वो बढ़ रहा है तो वो चलना भी सीखेगा, तो पहले उसकी बॉडी के ऑर्गन्स की ग्रोथ होगी, तब उसके मूवमेंट में हम डेवलपमेंट देखेंगे, उसके वॉक में डिफरेंस देखेंगे। तो चीज़ें दोनों चलेंगी, मगर फिजिकल डेवलपमेंट में हम देख रहे हैं कि पहले ग्रोथ होगी, तब कहीं जाके पर्सन का डेवलपमेंट होगा। अच्छा, यहाँ पे मैच्योरेशन ऑफ बॉडी सिस्टम ये भी ये कवर करता है, सच एज द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। माइलस्टोन लाइक क्रॉलिंग, वॉकिंग एंड प्यूबर्टी आर की इंडिकेटर्स। फिजिकल डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कवर हो रही होती हैं और ये फाउंडेशन भी फॉर्म करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो मेंटल एक्टिविटीज़ की ग्रोथ होती है। आप ये सोच के कंफ्यूज मत होइएगा कि डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ कैसे आ रहा है।
डेवलपमेंट के अंदर हमेशा ग्रोथ आता है, पर ग्रोथ में डेवलपमेंट आए ज़रूरी नहीं है। ग्रोथ फिजिकल चेंजेस को दिखाता है, क्वांटिफाई हम कर सकते हैं ऐसे चेंजेस को दिखाता है, लेकिन डेवलपमेंट में तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली होता ही है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि मेंटल एबिलिटीज़ की ग्रोथ हो रही है डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, थिंकिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, लैंग्वेज, इन सब में हमें ग्रोथ नज़र आती है, इन सब में इम्प्रूवमेंट नज़र आता है। जब अब कहते हैं ना कि वो मेंटली बहुत स्मार्ट हो गया है, मेंटली बहुत एक्टिव हो गया है, पहले क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाता था लेकिन अब कर लेता है, तो हम उसका जब डेवलपमेंट कह रहे हैं तो ऑलरेडी कुछ इंक्रीज हम दिखा रहे हैं, राइट। तो ग्रोथ दिखा रहे हैं, यानी उसमें ग्रोथ ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। It involves how individuals perceive, process, and understand information. Theories like Piaget's stages of cognitive development explain how children's thinking evolves over time. Cognitive growth enables individual to reason, plan. तो cognitive changes जब भी होंगे, cognitive development जब भी होगा, पर्सन के अंदर वो सारे हमें अपग्रेडेशन नज़र आएंगे, चाहे वो उसकी एकेडमिक लर्निंग हो, चाहे अडेप्टिव फंक्शनिंग हो, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट हो, एजुकेशनल लेवल पर हो, एक्सपीरियंसेस पे इन्फ्लुएंस्ड हो, डिसीजन पावर उसकी बढ़ेगी, यानी जो कुछ भी दिमागी तौर पर इंसान करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, उसमें हम अपग्रेडेशन होते हुए देखेंगे। सिंपल। आ जाते हैं नेक्स्ट, विच इज़ इमोशनल डेवलपमेंट। अब इमोशनल डेवलपमेंट होता है पर्सन का, तो कैसे होता है? एक छोटा बच्चा होता है वो भी जानता है कि मुझे कहाँ रोकर अपनी बात मनवानी है। फिर जब बड़ा होता जाता है बच्चा, वो समझ जाता है कि अब रैशनलाइज होकर चलना पड़ेगा, हर जगह ज़बरदस्ती से काम नहीं चलेगा। तो धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग का इमोशनल डेवलपमेंट इस तरह से होता है कि वो लाइफ में एक बेहतर तरीके से सर्वाइव कर पाता है, लोगों के बीच में उसका उठना बैठना अच्छे से हो पाता है, या फिर जो भी सोशल फंक्शनिंग है वो बेटर हो पाती है। तो इमोशनल डेवलपमेंट हमें उस एस्पेक्ट पे हेल्प करता है। देखिए लिखा भी है, डेवलपिंग इमोशनल रेगुलेशन इज ए स्किल एसेंशियल फॉर मेंटल हेल्थ एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इस दुनिया में रहकर लोगों के साथ हमारा बिहेवियर कितना बेहतर हो पाता है, कैसे हम चीज़ों को डील कर पाते हैं, वो इमोशनल डेवलपमेंट पे डिपेंड करेगा। डेवलपमेंट का एक और एरिया है जो कि है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, इमोशनल उसका पार्ट ऑफ कोर्स हो ही जाता है, लेकिन इमोशनल हमारे खुद के लिए भी होता है। पर सोशल में हम लोगों के साथ जिस तरह से इंटरेक्ट कर पाते हैं इफ़ेक्टिवली, ये बताता है कि कैसे हम सोशल नॉर्म्स को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तभी तो मानते हैं सोशल डेवलपमेंट हुआ है, जब आप सोशल एटिकेट्स को फॉलो कर पाते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि हम ट्रेन में जा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी, कोई भी आपका कन्वेंस हो सकता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सकता है, जहाँ पे लोग कुछ नॉर्म्स होते हैं, जैसे स्मोकिंग नहीं आपको करनी चाहिए, पर अगर कोई पर्सन कर रहा होता है तो सारे लोगों का उसके टुवर्ड्स एक बेसिक जजमेंट हो जाता है कि क्या है ये पर्सन, इसको इतने भी एटिकेट्स नहीं है कि पब्लिक प्लेस पर आप इस तरह से स्मोकिंग कर रहे हैं या कुछ भी और ऐसा कोई और चीज़, कोई भी और काम जो नहीं करना चाहिए। तो वो सोशल नॉर्म्स की समझ होना हमारे सोशल डेवलपमेंट को ही तो दिखाता है। ये तो बहुत बेसिक बात हो गई, सोशल डेवलपमेंट में बहुत कुछ आता है, मगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बहुत छोटी सी बात ले रही हूँ। तो यही चीज़ दिखाता है कि जो लोग सोशली डेवलप नहीं होते हैं, जिनका सोशल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है, उन्हें नहीं पता होता है कि लोगों के बीच में कैसे बिहेव करना है, उन्हें नहीं पता होता है कि कहाँ पे किस चीज़ को किस तरह से करना है। इसमें केवल एजुकेट होना ही ज़रूरी नहीं है। एजुकेशन तो ऑफकोर्स आपको बेटर बनाती है सोसाइटी में रहने के लिए, लेकिन एजुकेशन के अलावा आपकी खुद की अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी सोशल डेवलपमेंट में आ जाती है। This area is shaped by culture, family, education and community. Positive social development promotes confidence, conflict resolution and responsible citizenship. तो ये सोशल डेवलपमेंट का पार्ट हो जाता है। फिर मॉरल डेवलपमेंट। अच्छा, मॉरल डेवलपमेंट वो पार्ट हो गया जो होगा तभी सोशल डेवलपमेंट भी अच्छे से नज़र आएगा। आप मॉरल्स पे कितने हाई या लो हैं वो ज़रूर आपको लोगों के बीच में डिफ्रेंशिएट करेगा औरों से, क्योंकि मॉरल्स आपके खुद के लिए ही नहीं होते। आप ऑफ कोर्स पहले खुद को बेटर करते हैं उस पर, लेकिन वो रिफ्लेक्ट तो ज़रूर होंगे दूसरों के केसेस में, या आप खुद भी कहीं खुद पर भी वो रूल अप्लाई करते हुए बाहर नज़र आएंगे, तभी आपका जजमेंट होगा। तो मॉरल डेवलपमेंट ये दिखाता है कि आपके अंदर क्या सेंस है राइट ऑफ रॉन्ग का, सिविल एथिक्स है या नहीं है, वैल्यूज़ है या नहीं है, ओबीडियंस है या नहीं है। ये सब चीज़ें जब पर्सन के अंदर होती हैं तो वो मॉरल डेवलपमेंट को दिखाती हैं। ये भी डेवलपमेंट का एक एरिया है जो हमें डिफरेंट स्टेजेस में, अभी आप इन सारे डेवलपमेंट के एरियाज़ को सभी स्टेजेस में बहुत डीपर में पढ़ेंगे, बहुत अलग अलग पढ़ेंगे। और ये जो आज मैं आराम आराम से बोल रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और मुझे बड़ा रिलैक्स भी फील हो रहा है,
सो फार मुझे अपने थ्रोट पर कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा है, ऑल्दो मेरी वाटर बॉटल मेरे पास है, मेरा सब सेटअप रेडी है कि मुझे ज़रा भी प्रॉब्लम होगी तो आई कैन स्टॉप इन बिटवीन। लेकिन ये आराम आराम से बोलने का जो मज़ा आ रहा है, ये मैं सोच रही हूँ कि मैंने पहले क्यों नहीं अप्लाई किया। तो हमें बहुत आराम आराम से भी बोलना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। थ्रोट इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग। अभी मुझे समझ में आ रहा है मेरी बॉडी का सबसे प्रीशियस ऑर्गन मेरा थ्रोट ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने आपसे अभी कहा था कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस है 6 मार्कर में आ सकता है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो डिफरेंसेस हैं ये हमने सभी कवर कर लिए हैं। ये टेबल आपके लिए है, थोड़ा सा वर्क आपके लिए भी है, तो आप इसको आराम से देखेंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज है। अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप उसमें देख सकते हैं, लेकिन हमारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्ट वीडियोस से भी कवर कर लेते हैं, तो उनके लिए मैं स्क्रीन पे कुछ देर के लिए पॉज कर रही हूँ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा साइड में ही हूँ। आई होप मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही होंगी, वरना वीडियो को तो कभी भी पॉज कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको अगर आप एक बार देखेंगे तो इन पॉइंटर्स से ग्रोथ के बारे में एक बड़ा पैराग्राफ और इन पॉइंटर से डेवलपमेंट के बारे में एक बड़ा पैराग्राफ बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो समराइज़ कर दिया है हमने यहाँ पे कि जहाँ एक और ग्रोथ जो है वो बॉडीली चेंजेस को फोकस करती है, फिजिकल एस्पेक्ट्स पे लिमिटेड है। डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और वो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट की बात करता है फंक्शनिंग में, और जब ओवरऑल की बात होगी तो ग्रोथ उसका एक पार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की तरफ, जो कि आई होप यहीं से हमारा शायद टॉपिक स्टार्ट था। मैं एक बार क्विकली इंडेक्स में ज़रूर देखना चाहूँगी, एक बार मुझे देखना है कुछ तो मैं वहाँ पहुँचती हूँ आप लोग, क्योंकि मैं हाँ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट हम थर्ड टॉपिक पे आ गए हैं। ऑल राइट, मुझे लगा हमने ये केवल इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गई थी। चलिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं करती हूँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ तक आ गए थे ना हम, तो दैट्स गुड, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ये फिक्र हो रही थी कि जिस स्पीड में मैं आराम आराम से बोल के पढ़ा रही हूँ, उस स्पीड में क्या मैं सभी टॉपिक्स जो नॉर्मली कवर कर लिया करती थी एकदम रॉकेट स्पीड में बोलते हुए, क्या मैं वो कवर कर पाऊँगी। ये कन्फ्यूजन मुझे हुआ, तो मुझे लगा कि शायद यही हमारा पहला टॉपिक है, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ थी। तो हमारा ये थर्ड टॉपिक है आज का। हम लाइफ स्पैन डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक स्टेजेस को समझेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले बता दूं, सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्यों स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है, आई डोंट नो, आई चेक इट लेटर। ये जो टॉपिक है ना, एक तो आसान बहुत है। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट का पहले मतलब समझते हैं, फिर आएंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टेजेस पर। तो ये जो वर्ड है ना, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, यही अपने बारे में सारी बातें कह रहा है। हमें कुछ नहीं कहना है, हमें बस इतना कहना है कि हमारी जो लाइफ का स्पैन होता है, स्पैन का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की किसी भी चीज़ को हम स्पैन कहते हैं, है ना। तो लाइफ स्पैन का मतलब हो गया हमारी लाइफ कहाँ से शुरू होती है। आप कहेंगे जब हम दुनिया में आते हैं, पर हमारी लाइफ वहाँ से शुरू नहीं होती। हमारी लाइफ शुरू हो जाती है फ्रॉम कंसेप्शन। जब मदर कंसीव करती हैं तो वहाँ से जो भी प्रोसेस होता है, उस पॉइंट से, कंसीव के बाद से जो है हमारा बर्थ तो खैर उसको कहते हैं जब हम दुनिया में फिजिकल फॉर्म में आ जाते हैं, बट मदर के फॉर्म में हम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो वहाँ से हमारी जो है लाइफ स्पैन का वो एक सिरा वो है, और दूसरा सिरा क्या है, सभी जानते हैं, डेथ। तो फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ जो भी प्रोसेस होता है हमारी लाइफ का, मतलब वही हमारी बीच में लाइफ कहलाती है। उस प्रोसेस में होने वाला हर तरह का डेवलपमेंट लाइफ स्पैन डेवलपमेंट कहलाता है। तो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की बड़ी सिंपल डेफिनेशन हो गई कि फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड चेंजेस थ्रू आउट लाइफ फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। सिंपल है। इट एनकम्पासेस फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। अब आप सोचिए कि दुनिया में आने से, मतलब फिर वही बात, कंसेप्शन से लेके और डेथ तक के बीच में कितने तरीके के चेंजेस हम अपने अंदर महसूस करते हैं। हम फिज़िकली इंक्रीज़ होते हैं, ग्रो होते हैं, हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं या वीक भी होते हैं एट टाइम्स इन बिटवीन, हम सोशली मैच्योर होते हैं, हम इमोशनली स्टेबल होते हैं। तो जितने भी तरह के हमारे अंदर चेंजेस आते हैं वो सभी डेवलपमेंट के टाइप्स हैं, और वो सब लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के अंदर आएंगे। तो अगर स्टेजेस की बात करें तो वो हर स्टेज जो हमारी लाइफ में आती है, चाहे वो इन्फेंसी हो, चाहे वो प्रीनेटल हो, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, टीनेज, जो भी है, मतलब अपने सीक्वेंस में आते हैं।
वो सभी स्टेजेस हो जाएंगी। तो पहले ये इसको हमने कवर कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये समझना है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। बहुत सिंपल टॉपिक है ये, लेकिन अगर एग्जाम में अगर आ जाए और 6 मार्कर में भी आ जाए और कभी कभी 3 में भी आ जाता है तो आप बहुत आराम से लिख पाएंगे, क्योंकि अभी तो जो हमने बातें करी ना लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के बारे में, ये सब इसका पार्ट है। पहली बात तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब हमने ये कहा कि फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ, मतलब जीवन भर चलने वाला प्रोसेस है, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की, कि इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूअस होता है और थ्रू आउट लाइफ चलता है। कोई भी नो सिंगल एज पीरियड डोमिनेट्स, कोई भी ऐसा पीरियड नहीं है जो डोमिनेट करता है, मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। हर एक स्टेज की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। किसी को लगता है कि उसका टीनेज बहुत अच्छा गया, वो टाइम बहुत बढ़िया था, वो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। बट इन जनरल अगर हम ये कहें कि हमारा ये वाला लाइफ का फेज़ सुपर इम्पॉर्टेंट है या ये इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। लाइफ स्पेन डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब हो गया बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, कई डायमेंशन हैं जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करती हैं, इम्पैक्ट भी करती हैं। यानी थ्रू आउट लाइफ हम ये नहीं कह सकते कि फ्रॉम 17 ईयर्स टू 19 ईयर्स मेरा इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा था, 19 की रात से 19 ईयर्स के बाद, मेरे बर्थडे के बाद 23 तक मेरा सोशल डेवलपमेंट हुआ। मुझे पता है ये बात आपको बहुत ऊटपटांग सी लग रही होगी और लगनी भी चाहिए, क्योंकि मल्टी डायमेंशन का मतलब ये हो गया कि इसकी जितनी भी डायमेंशन है वो आपस में एक दूसरे को इम्पैक्ट करती है और एक दूसरे के साथ चलती हैं। सारे डेवलपमेंट जो है वो साथ साथ चलते हैं। मल्टी डायरेक्शनल, सम एबिलिटीज़ इम्प्रूव वाइल अदर्स डिक्लाइन विद एज। ऐसा नहीं है। मल्टी डायरेक्शनल का मतलब ये हो गया, ऐसे समझिए कि जैसे किसी पर्सन का डेवलपमेंट का फेज चल रहा है, तो हो सकता है ये जो है, इस तरफ हम एक डायरेक्शन ले लेते हैं कि उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस समय जिस समय उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, हो सकता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो, उतना इंटेलेक्चुअली स्मार्ट ना हो पाए। या जब इमोशनल डेवलपमेंट चल रहा है तो उसी समय कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उसी स्पीड, मतलब काफ़ी तेज़ी से हो रहा हो, लेकिन उससे ज़्यादा स्पीड में हो रहा हो। तो मल्टी डायरेक्शन हमें ये बताता है कि वैरायटी ऑफ डायरेक्शंस में चलती हैं चीज़ें। और ये भी हो सकता है, जैसे कह सकता है, होता ही है। एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, एक जो बच्चा है 9 ईयर्स का, उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ बहुत रैपिड हो रही होती है, तो उस टाइम पर उस बच्चे की फ़िज़िकल ग्रोथ तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आप देखिए इमोशनली वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। पर आगे बढ़ के अगर हम 40 ईयर्स के आसपास हम कहें तो पर्सन की इमोशनल ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, मगर फिज़िकल उतनी अच्छी नहीं रहती, है ना। तो इस तरीके से ये मल्टी डायरेक्शनल होता है। इसमें प्लास्टिसिटी होती है। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज। प्लास्टिक क्या होती है? प्लास्टिक को आप मेल्ट करते हैं, वो कोई नई शेप ले लेती है, उससे कुछ और बना लेते हैं। प्लास्टिक को जैसे हम मेल्ट करके कुछ और कर सकते हैं, उसी तरीके से इसमें हम चेंज के लिए पोटेंशियल होता है। यानी किसी पर्सन की अगर हम कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पे वर्क करना चाहते हैं तो उसको वो रिसोर्सेज दें, वो एनवायरनमेंट दें, तो वो उसके उन स्किल्स को शार्प किया जा सकता है। पीपल कैन ग्रो एंड अडेप्ट एट एनी स्टेज विद द राइट सपोर्ट एंड एक्सपीरियंसेस। तो ये चीज़ हो सकती है ना, टीचर्स ऐसा करते भी हैं। कॉन्टेक्चुअल डेवलपमेंट इज़ शेप्ड बाय वेरियस कॉन्टेक्स्ट सच एज कल्चर, फैमिली, ये सब चीज़ों का भी डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है। और इट इज़ मल्टीपल फोर्सेस से इन्फ्लुएंस्ड होता है, मतलब बायोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल फैक्टर, इन सब का इस पर फ़र्क पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले अब मुझे रिक्वायरमेंट हो गई है, मैंने काफ़ी अच्छा टाइम कवर कर लिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो स्टेजेस की तरफ आएंगे। आगे बढ़ेंगे, स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में आएंगे। तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि इसमें हर एक स्टेज में प्रिडिक्टेबल स्टेजेस हैं। आपको पता है कि जब बच्चा दुनिया में आ गया है वो एक इन्फेंट है, इन्फेंट के बाद वो चाइल्डहुड की तरफ आएगा, ये प्रिडिक्टेबल है। ऐसा नहीं हो सकता इन्फेंट से सीधे अडल्ट हो जाए, कभी हुआ है? ऐसा नहीं हो सकता। तो सारे चेंजेस प्रिडिक्टेबल हैं और हर स्टेज जो है, हर एक स्टेज में हर तरीके का डेवलपमेंट होता है। इन डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए आप एक छोटी सी पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक छोटा बच्चा है, फिर ये बड़ा हुआ, ये लड़की है तो मुझे लड़की जैसी लग रही है, तो ये बच्ची है, ये थोड़ी और बड़ी हुई, फिर इसके बाद बड़ी हुई। तो ये एजिंग का प्रोसेस है, ये पूरे साइकिल है जिसमें एक इन्फेंट होता है,
फिर चाइल्डहुड में आता है, फिर एडोलेसेंट होता है, फिर अडल्टहुड की तरफ जाता है, फिर वो पेरेंटहुड के पीरियड को भी एक्सपीरियंस करता है। अब ये पेरेंटहुड एक स्टेज शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है, मतलब डिफाइन हो सकती है, बट ये आती अडल्टहुड के अंदर ही है। उसके बाद एजिंग का प्रोसेस होता है और इस तरीके से लाइफ साइकिल चलती है। मतलब वो दोबारा इन्फेंट नहीं बन जाता, वो चला जाता है दुनिया से, फिर किसी और के घर में जाके उसका बर्थ हो जाए तो अलग बात है। खैर वो सब बातें नहीं करते हैं। तो अब हमें ये समझना है कि जो भी स्टेजेस हैं इनका इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे देखेंगे। ये स्टेजेस ही तो पूरी बुक है, आपका जो सेकंड पेपर है वो स्टेजेस ही तो है पूरी बुक में, तो बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है। एक ओवरव्यू मैं करूँगी और इसके बाद इस वीडियो को एंड करूँगी, क्योंकि जब हम पर्टिकुलर स्टेज पर आएंगे तब उसकी इतनी डिटेलिंग हमें करनी है ना, इतना अच्छे से समझना है कि कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अब प्रीनेटल जो स्टेज है वो क्या है, कंसेप्शन से बर्थ, मतलब दुनिया में बच्चा दिखाई नहीं देता लेकिन उसका फिर भी डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो वो स्टेज कहलाती है प्रीनेटल स्टेज। दिस स्टेज एनकम्पास 3 phases: germinal, embryonic and fetal. It is a period of extraordinary growth and development as a single cell becomes a fully formed baby. एक कंसेप्शन के टाइम से और दुनिया में आने के बीच में जो बच्चे की, मतलब दुनिया में बच्चा आ जाता है, वो कैसे एक बेबी की शेप लेके आ जाता है, इट्स अमेजिंग। जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड एनवायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं वो उस समय अंदर मदर के अंदर ही उसका जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो जो भी मदर इनटेक कर रही हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशंस, इन द फॉर्म ऑफ इमोशनल सपोर्ट, इन द फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस, सब कुछ बच्चे को उस समय पे मिल रहा है। तो यहाँ पर भी बच्चे का हर तरीके से डेवलपमेंट होता है, पर ये फेज़ वो होता है जिसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है। हम ये नहीं कह सकते कि इस टाइम पर बच्चा इमोशनली ऐसे रिएक्ट करता है। वी कैन नॉट सी द चाइल्ड इन साइड ऑफ द वॉम, राइट। तो हम ये नहीं बता सकते कि बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट क्या हो रहा है, सोशल, ये तो हो नहीं सकता उस टाइम पर, लेकिन इम्पैक्ट पूरा आता है। यानी जब बच्चा दुनिया में आएगा और जो आगे वो बढ़ेगा लाइफ में, इस समय के फेज़ का उस पर इम्पैक्ट पूरा होगा, राइट। अब ये जो 3 फेजेस है ना, जर्मिनल, एम्ब्रॉयनिक एंड फीटल, इनको हम डिवाइड करेंगे जब इस स्टेज के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ डिटेलिंग करेंगे, अभी यहाँ नहीं डिटेलिंग करते हैं। उसके बाद बच्चा बर्थ से लेके 2 साल तक एक टॉडलर कहलाता है, या फिर उसको इन्फेंट भी कहते हैं। और बच्चे के अंदर काफ़ी फिजिकल ग्रोथ जो है वो रैपिड होती है, भागना, दौड़ना, चलना, धीरे धीरे इसके अलावा लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी धीरे धीरे होता है। तो बहुत सारे तरीके के डेवलपमेंट होते हैं जो इसमें हम देखते हैं और आगे पढ़ेंगे। थोड़ा मुझे ये कह के छोड़ना पड़ रहा है यहाँ पे कि हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हम एग्जैक्टली आगे यही सब कुछ पढ़ना है और कुछ और नई बात ही नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कोई इसको लेकर चल रही हूँ। फिर अर्ली चाइल्डहुड कब से कब तक का होता है, ये जस्ट एक ओवरव्यू है। 2 से 6 ईयर्स का, यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन आने लगती है। आप सोचिए आपके घर में कोई छोटे बच्चे होंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे हर जगह पर। और ये एरिक्सन ये कहते हैं कि यहाँ पे बच्चा काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट के अक्रॉस आता है, और काफ़ी बातें हैं जो हमें डिटेलिंग में आगे करनी है। मिडिल चाइल्डहुड 6 से 12 ईयर्स का होता है, और इसमें भी बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट बहुत होता है। इसके अलावा यहाँ पे बच्चा स्कूल लेवल पर सोशल वर्ल्ड में भी एक अच्छे से एक्सपोज करता है, तो वहाँ भी चीज़ों को सीखता है। अडोलेसेंट एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज होती है जो बचपना पूरा ख़त्म कर देती है। प्यूबर्टी के ऑनसेट से ये स्टार्ट होती है, और फिर आगे हम एक्चुअल दुनिया में हमारा स्वागत होता है। जब तक हम बच्चे होते हैं तब तक हम बहुत दुनिया के बहुत सारे कॉन्सेप्ट से बहुत अछूते होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता, और वो जीवन ही सबसे अच्छा होता है। लेकिन उसके बाद जो एडोलेसेंट का फेज़ आता है, फिर वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी क्राइसिस सब शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अर्ली एडल्टहुड का पीरियड आता है, जो कि लगभग 18 से शुरू होता है, डेली 21 से माना जाता है अर्ली एडल्टहुड का, जो कि 40 ईयर्स तक चलता है। और अर्ली एडल्टहुड में आप में से बहुत सारे लोग इस अर्ली एडल्टहुड की कैटेगरी में होंगे जो ये पेपर को पढ़ रहे होंगे, तो आप समझ पाएंगे कि आपने इस वक्त में क्या क्या चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, एडजस्टमेंट किया है, अचीवमेंट किए हैं। वो सब कुछ आपके इस टाइम के फेजेस हैं जिनको आप अर्ली एडल्टहुड में पढ़ेंगे। मिडिल एडल्टहुड की बात करें तो यहाँ तक इंसान बहुत कुछ हासिल कर चुका होता है, खो भी चुका होता है, और बहुत कुछ उसने अपनी लाइफ में अचीव किया होता है। लॉसेस भी हो जाते हैं उसके, फैमिली डायनामिक्स में शिफ्ट्स भी हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो एक्सपीरियंस करता है। फिर आता है लेट एडल्टहुड, जिसको हम ओल्ड एज भी कहते हैं। ये तो बात आप यहीं से जान लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होता है, स्टूडेंट्स लेट एडल्टहुड को देखकर ये नहीं समझ पाते कि ये ओल्ड एज की ही बात हो रही है। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया कि ओल्ड एज के बारे में,
और उन्हें लगता है कि वो तो लेट एडल्टहुड की थ्योरी पढ़ कर गए थे, तो वो एग्ज़ाम में ही क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो ये मत करिएगा। मैं आपको यहाँ इसीलिए बता रही हूँ, इंट्रोडक्शन में यही बात चल रही है जो कि आपको आगे ध्यान रखनी है। तो ये ओल्ड एज ही है जिसको हम लेट एडल्टहुड भी कहते हैं, और यहीं से इसके बाद पर्सन की लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट एंड हो जाती है, फाइनल स्टेज ही होती है। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में आने वाले मेजर इश्यूज़ क्या हैं, यानी कौन कौन से वो प्रोसेसेस हैं जहाँ पे हम किसी भी प्रॉब्लम को होते हुए देखते हैं। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में बहुत सारे की इश्यूज़ हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल को ग्रो करने में, चेंज अडाप्ट करने में उनकी लाइफ में हेल्प करते हैं। सबसे पहले बात आती है नेचर वर्सेस नर्चर। ये एक ऐसी डिबेट है जो कि ख़त्म नहीं होती और ये लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में चलती रहती है। यानी हर एक उम्र पर आकर हम ये नहीं समझ पाते हैं, या कहें कि ये एक डिबेट चलती है कि नेचर का इन्फ्लुएंस हम पर ज़्यादा है या नर्चर का। नेचर या नर्चर यानी एनवायरनमेंट और हेरिडिटी, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है। जैसे किसी बच्चे का इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, किसी पर्सन के इंटेलिजेंस को देखें, तो उसका इंटेलिजेंस उसके जेनेटिकली फैक्टर की वजह से ज़्यादा इस तरीके का है जैसा है, या फिर एनवायरनमेंट का उस पर इम्पैक्ट आ रहा है। तो दोनों ही चीज़ों का डिबेट चलती रहती है, राइट। लेकिन ये भी सच है कि दोनों की ही वजह से, दोनों के प्रॉपर इंटरेक्शन की वजह से ही सब चीज़ें चलती हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक है, दोनों ही चलते हैं, दोनों का ही रोल होता है। कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी, ये डिबेट तब होती है जब हम ये कहते हैं कि डेवलपमेंट एक ग्रेजुअल प्रोसेस है या फिर वो डिस्टिंक्ट है, डिसकंटिन्यूटी के साथ चलता है। यानी लर्निंग टू वॉक मे बी सीन एज कॉन्टीन्यूस मसल डेवलपमेंट और एज अ माइलस्टोन इंडिकेटिंग अ सडन चेंज। क्योंकि बच्चा जब चलता है तो कभी सडनली ही तो होता है, जब वो एकदम उसके अंदर धीरे से चलने की डिज़ायर आती है, वो मूवमेंट शुरू कर देता है और फिर वो लाइफ लॉन्ग चलता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी भी एक डिबेटेबल इशू बन जाता है। स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज, ये भी कहा जाता है कि जैसे पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं या बिहेवियर हैं, वो स्टेबल होते हैं तब वो पर्सनालिटी का पार्ट है, या फिर वो भी चेंज होते रहते हैं। क्योंकि जनरली हम ये कहते हैं कि किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी ही वो है जो उसका फिक्स्ड एट्रीब्यूशन है, फिक्स्ड एट्रीब्यूट्स वो शो कर रहा है। तो यहाँ पर भी एक डिबेट हो जाती है। क्रिटिकल पीरियड्स वर्सेस सेंसिटिव पीरियड्स, ऐसे भी फेजेस आते हैं हमारे डेवलपमेंट के टाइम में जहाँ पे कुछ हम कहते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन इन अर्ली चाइल्डहुड, ये हम देखते हैं। लेकिन सेंसिटिव पीरियड्स आर मोर फ्लेक्सिबल, लेकिन उनमें फिर भी टाइम ज़्यादा लगता है। क्रिटिकल पीरियड्स वो हो गए जब कोई डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ ज़रूरी है उतना हो जा रहा, लेकिन सेंसिटिव पीरियड्स वो हैं जहाँ पर हम ज़्यादा टाइम लेकर उस स्किल को और अच्छे तरीके से एक्वायर करते हैं। तो क्या ज़्यादा मैटर करता है, केवल किसी भी स्किल को एक्वायर कर लेना या उसको पॉलिश करते रहना? ठीक है। कल्चरल एंड कॉन्टेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस, डेवलपमेंट डज नॉट अकर इन आइसोलेशन, ये कल्चर से भी अफेक्टेड होता है, सोशल नॉर्म, इकोनॉमिक कंडीशन, इन सब से इम्पैक्ट होता है। तो ये जो इश्यूज़ होते हैं अगर हम इन्हें समझ लें तो किसी के डेवलपमेंट के बारे में रिसर्च करते हुए हम इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के चलेंगे। हम ये समझेंगे कि अगर किसी के डेवलपमेंट में डिले हो रहा है तो कौन सा वो फैक्टर है जिसका अपना रोल रहा होगा। ये सारे एरियाज़ को इसलिए भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्री नेटल डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको बोला था आज हम केवल उसके इंट्रोडक्शन को लेकर चले थे, ये नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है और इसके बारे में बहुत ही डिटेलिंग करेंगे। एक अच्छा सा डिस्कशन होगा, प्रॉपर आपको क्लास मिलेगी और वो होगा आपका इसी सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।